25 जून 1975 रात के तकरीबन 12 बजे एक फोन कॉल ने पूरे इंडिया की डेमोक्रेसी को हिला के रख दिया। इंडिया के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास एक इमरजेंसी कॉल आया, जिसके बाद एक सिग्नेचर ने भारत के संविधान को सस्पेंड कर दिया। प्रेस की आवाज बंद कर दी गई, ओपोजिशन के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, इंडिया के सारे कोर्ट पावरलेस हो गए और पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर आ गई। आखिर क्या हुआ था उस दिन कि इंदिरा गांधी को देश के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ी? कैसे इस एक इमरजेंसी ने पूरे हिंदुस्तान को चेंज कर दिया और बीजेपी का इससे क्या कनेक्शन है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको और भी ऐसी कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इमरजेंसी को अच्छे से समझने के लिए हमें 1970s में जाना होगा। ये वो टाइम पीरियड था जब इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर काफी कम हो रही थी, जिसका मेन रीजन था इकोनॉमिकल क्राइसिस। तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन 20% पे आ गया था, इंडिया के अंदर करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे स्कैम पकड़े जाने लगे थे। और इस चीज का फायदा उठा के सारी ओपोजिशन पार्टीज एक साथ आके इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी थी। पूरे देश के अंदर इंदिरा गांधी की इमेज को बुरे तरीके से खराब किया जा रहा था। तभी 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी के सांसद पद को रद्द कर दिया, उनके सांसद के इलेक्शन को जिसमें वो जीती थी उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने साथ में ये भी ऑर्डर दिया कि इंदिरा गांधी पीएम तो रहेंगी, लेकिन केवल 6 महीने के लिए, जिसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया था कि कोर्ट ने उनके इलेक्शन को ही इनवैलिड कर दिया? तो हुआ यह था कि 1971 में इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे थे। इस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और ये वही टाइम था जब इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। तो इसीलिए इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन भी जीत जाती हैं और वापस से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। अब इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने सांसद के पद के लिए जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था रायबरेली से, और यहाँ पे इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे राजनारायण। 1971 में तो इंदिरा गांधी ये चुनाव जीत गई थी, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी के जो ऑपोजिशन में थे, जो हार गए थे, राजनारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस कर दिया इलाहाबाद के लोअर कोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। अब इंडिया के अंदर एक कानून है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है वो इलेक्शन के दौरान किसी भी सरकारी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे अपने प्रचार के लिए हो या किसी भी चीज के लिए, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अब इंदिरा गांधी जब संसद के चुनाव के लिए 1971 में रायबरेली में रैली करने गई थी तो वो पीएम की सरकारी गाड़ी में चली गई थी। अब इसी चीज का केस उनके ऊपर कर दिया राजनारायण ने कि इन्होंने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। अब वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो उस टाइम पे पीएम थी, उनकी सिक्योरिटी का भी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी चीज का हवाला दिया कि ये सरकारी मशीनरी है, इसका ये उपयोग नहीं कर सकती थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस जगमोहन सिन्हा, वो भी राजनारायण के हक में ही फैसला सुनाते हैं और इंदिरा गांधी के सांसद वाले चुनाव को रद्द कर देते हैं। जिसके बाद वो ये फैसला सुनाते हैं कि इंदिरा गांधी पीएम तो बनी रह सकती हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होंगे और उन्हें फिर से एक सांसद की सीट जीतनी होगी, क्योंकि तभी वो पीएम बन सकती हैं। अब इंदिरा गांधी के पास पूरे 20 दिन का टाइम था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। वो अपने घर चली जाती हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में ये फैसला लेती हैं कि वो पीएम के पद से भी रिजाइन कर देंगी। अगर आपको नहीं पता तो इंदिरा गांधी बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी लेडी थी। उनका ये किस्सा बहुत ही फेमस है कि उनने एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति को भी आधे घंटे से ज्यादा वेट करवाया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस प्रेसिडेंट ने एक बार उन्हें 2 मिनट वेट करवाया था। तो इंदिरा गांधी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इसलिए वो पीएम के पद से रिजाइन करने तक को रेडी हो गई थी। इंदिरा गांधी ये सारा डिस्कशन अपने बेटे संजय गांधी के साथ करती हैं और संजय गांधी को इस सारी बातचीत के अंदर एक चीज बहुत ही साफ समझ में आ जाती है कि जिस तरीके का देश के अंदर अभी माहौल कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के खिलाफ बन रहा है, इस चीज के बहुत ही हाई चांस है कि कोई और पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेगी और कोई और पीएम बन जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को वापस से पावर में आने में कितना टाइम लगेगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए संजय गांधी इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पीएम के पद से रिजाइन न करें, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी जिद पे अड़ जाती हैं। जिसके बाद संजय गांधी फोन करते हैं हरियाणा के एक बहुत ही बड़े नेता बंसीलाल चौधरी को और उन्हें फोन
पे ये सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं, जिसपे बंसीलाल चौधरी कहते हैं कि मैडम को सिर्फ 1 घंटे तक रोक के रखो, मैं कुछ करता हूँ। संजय गांधी इंदिरा गांधी को 1 घंटे तक उलझा के रखते हैं। तब तक बंसीलाल चौधरी दिल्ली के बॉर्डर पे लगे हुए सारे गांवों के लोगों को इकट्ठा करके इंदिरा गांधी के घर को घेर लेते हैं और वहां पे इंदिरा गांधी की जय जयकार के नारे लगवाने शुरू कर देते हैं। अब जैसे इन नारों की आवाज इंदिरा गांधी और संजय गांधी को सुनाई देती है तो संजय गांधी इंदिरा गांधी से कहते हैं कि आप लोगों की नेता हैं, लोगों ने आपको पीएम बनाया है, एक कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप पीएम की कुर्सी पर रहोगी या नहीं। इंदिरा गांधी रिजाइन ना करने के लिए मान जाती हैं, लेकिन अब सवाल ये था कि अब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इंदिरा गांधी केवल 6 महीने तक पीएम रहेंगी, तब तक इन्हें दोबारा चुनाव लड़ने होंगे। तो 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी के घर पे उनके अलावा 3 और लोग मौजूद थे। संजय गांधी, पीएन हस्कर जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे। ये तीनों लोग काफी देर तक डिस्कशन करते हैं कि इंदिरा गांधी को पीएम कैसे बनाए रखें। तभी बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी से कहते हैं कि मैडम आप देश के अंदर आर्टिकल 352 लागू कर दो। अब ये जो आर्टिकल 352 है ये ऐसे ही नहीं लग जाता, इसको लगाने के लिए 2 में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो देश पे बाहर से कहीं से हमला हो रहा हो या फिर देश के अंदर विद्रोह हो रहा हो। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि इन दोनों में से एक भी कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हो रही, तो ये आर्टिकल कैसे लगेगा। तो उस टाइम पे जनता पार्टी के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने एक दिन पहले अपने एक भाषण में कहा था कि इंडिया की आर्मी और पुलिस को हमारे साथ मिलके इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। अब इंदिरा गांधी उस टाइम पे पीएम थी, तो अगर आर्मी और पुलिस वाले अपनी पोस्ट को छोड़ के उनके खिलाफ आंदोलन करने लगते तो देश की जनता हड़कंप मचा देती, क्राइम बढ़ जाता क्योंकि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कोई नहीं होता, और बॉर्डर पे भी टेंशंस बढ़ जाते और इस तरीके से देश के अंदर दंगे हो सकते थे। तो बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे कहते हैं कि मैम ये कंडीशन देशद्रोह की कंडीशन बन रही है और इस पर आप आर्टिकल 352 लगा सकती हैं। इंदिरा गांधी इस बात पे एग्री करती हैं। तुरंत एक फरमान निकलता है और जनता पार्टी के जयप्रकाश नारायण को भड़काऊ और विद्रोह कराने वाले भाषणों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंदिरा गांधी के यहाँ से प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के यहाँ रात को ही एक लेटर जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप अनाउंस कीजिए कि देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद अनाउंस करते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक विद्रोह और अशांति के चलते देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस को छोड़ के जितनी भी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके हर एक नेता को जेल में डाला जाता है। उसमें लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अभी जो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टैलिन, ये सब शामिल थे। उस दिन रात के 12 बजे के आसपास इमरजेंसी लगने के बाद संजय गांधी अपने घर पे कैबिनेट के मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं और उन मिनिस्टर्स से कहते हैं कि इमरजेंसी देश में लग गई है, तुम में से सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, खड़ा हो जाए। वो थे इंद्र कुमार गुजराल। तो उनसे संजय गांधी कहते हैं सारे मीडिया वाले और न्यूज़पेपर वालों से कह दो कि न्यूज वही छपेगी जो मैं कहूंगा। अगर हमसे पूछे बिना कोई न्यूज पब्लिक हो गई तो पूरी प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। जिस पर इंद्र कुमार गुजराल कहते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, हम मीडिया से उसका फ्रीडम नहीं छीन सकते। यानी इंद्र कुमार गुजराल संजय गांधी के ऑर्डर को मानने से क्लियरली मना कर देते हैं, तो उन्हें वहीं पे उनके मंत्री पद से हटा दिया जाता है और वहीं पे आधी रात को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाता है विद्याचरण शुक्ल को। जिसके बाद विद्याचरण शुक्ल तुरंत ये अनाउंस करते हैं कि पूरे देश के अंदर मीडिया को बैन किया जाता है। मीडिया कोई भी खबर बिना सरकार की परमिशन के नहीं चला सकती, ना ही प्रिंट कर सकती है। 26 जून 1975 की सुबह तक पूरे देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा पॉलिटिशियंस को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था, जिसमें जेपी नारायण, मोरारी जी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और एलके अडवाणी भी थे। पूरे देश की पुलिस को मिसा एक्ट के थ्रू एक पावर दी जाती है जिससे वो पूरे देश के अंदर किसी को भी कहीं से भी अरेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी कोर्ट के ऑर्डर या फिर किसी वारंट की भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए जब भी किसी बीजेपी वाले से पूछा जाता है कि आपके लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लिया, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम इमरजेंसी में आजादी के लिए लड़े थे। 1975 से लेके 1977 तक 2 सालों तक देश के अंदर इमरजेंसी लगी रही और इन 2 सालों में इंडिया के अंदर बहुत कुछ हुआ। मीडिया वालों को रोज सुबह एक लिस्ट मिलती थी कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, बिल्कुल जैसे आज होता है। बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर बैन हो गए थे। मिसा एक्ट की वजह से पुलिस किसी को भी कहीं से भी अरेस्ट कर लेती थी। 1976 में द तुर्कमान गेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। उस टाइम पे संजय गांधी की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, रुखसाना सुल्तान, जो सारा अली खान एक्ट्रेस है, ये उनकी नानी थी। तो एक दिन वो संजय गांधी से मिलने गई तो उसने देखा कि दिल्ली के बीचों बीच झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं।
तो उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने संजय गांधी से कहा कि ये देश की राजधानी है, अगर कोई यहाँ पे आएगा तो वो क्या देखेगा कि देश की राजधानी के बीचों बीच झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। जिसके बाद संजय गांधी ने तुरंत नगर निगम वालों को ऑर्डर दिया और दिल्ली के बीचों बीच से वो झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने बुलडोजर से तोड़ फोड़ के उखाड़ के फेंक दिया। वहां पे कई सारे लोग रहते थे जो घरों के अंदर थे, इस वजह से बहुत सारे लोगों की वहां पे मौत भी हो गई थी। उसी टाइम पे देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी कराई गई। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे उन्हें एक टास्क दिया गया कि तुम्हें एक एक इंसान को 20-20 लोगों की नसबंदी करानी है, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी टाइम पे देश के जो बड़े बिजनेसमैन थे उन सभी के ऊपर 97% का इनकम टैक्स लगाया गया, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक ही टाइम पे युद्ध किया था तो इंडिया का राजकोष काफी खाली हो गया था, तो इसी वजह से इंडिया के अंदर महंगाई भी बढ़ी थी। इसी चीज को रिकवर करने के लिए 97% इनकम टैक्स इंडिया के अंदर लगाया गया। इस टाइम पे आरएसएस के जो वर्कर्स थे इन्होंने अपना एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम बना लिया था। इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था लोक संघर्ष समिति, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल थे। 1975 से 1977 तक इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी रही और इनका इमरजेंसी को हटाने का कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन जब 1977 में विदेशों के अंदर पता लगने लगा कि इंडिया में इमरजेंसी लगी है, वो भी कैसे लगी है और क्यों लगाई गई है, तब जाके 1977 में इंदिरा गांधी ने इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो कि थे बीडी जट्टी, जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट का चार्ज संभाल रहे थे, उनसे कहा कि आप इमरजेंसी को हटा दो। 1977 में बीडी जट्टी अनाउंस करते हैं कि इंडिया के अंदर से इमरजेंसी हटाई जाती है, जिसके बाद 1977 में ही इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं और जो वो सारे नेता 2 सालों से जेल के अंदर बंद थे, पूरे देश के अंदर से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब के नेता बाहर आते हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक साथ चुनाव में आके खड़े हो जाते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, जनता दल। जनता दल इंडिया के 1977 के इलेक्शन में 295 सीटें जीतती है, जहां पे कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिलती हैं और इसी वजह से इंडिया के अंदर पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है जो कि थी जनता दल की, और एक पहला नॉन कांग्रेसी पीएम मिलता है जिसका नाम था मोरारी जी देसाई। अब वो सारे नेता जो इंदिरा गांधी की वजह से पिछले 2 सालों से जेल में थे, वो सब अब पावर में थे, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि अब हम इंदिरा गांधी को जेल भेजेंगे। जिसके बाद ये लोग 1-2 केस लगा के इंदिरा गांधी के यहाँ पुलिस को भेज देते हैं। इंदिरा गांधी के यहाँ पुलिस पहुंचती है और संजय गांधी से कहती है कि आपके पास 1 घंटे का वक्त है, इंदिरा गांधी को अरेस्ट होना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को जैसे ये पता लगता है तो वो तुरंत अपने घर के बाहर आती हैं और आके पुलिस इंस्पेक्टर से कहती हैं, लो हथकड़ी लगाओ, मैं जेल चलने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगाने से मना कर देता है और कहता है कि मैम आप पुलिस की जो कैदी वैन होती है उसमें मत बैठिए, आप मेरी कार में बैठिए। लेकिन इंदिरा गांधी कहती है कि मैं जेल तभी जाऊंगी जब तुम मुझे हथकड़ी लगाओगे और इस पुलिस वाली वैन के अंदर ले जाओगे। इंदिरा गांधी जबरदस्ती अपने हाथों में हथकड़ी लगवाती हैं और जिस पुलिस वैन में कैदी बैठते हैं उस पुलिस वैन में बैठ के जाती हैं। उनके आवाज से थोड़ी दूर एक रेलवे ट्रैक आता है जहां पे पुलिस की वैन को रुकना पड़ता है और जैसे ही पुलिस की वैन रुकती है तो कांग्रेस के कई सारे समर्थक पुलिस की सारी गाड़ियों को घेर लेते हैं। इंदिरा गांधी बाहर निकलती हैं और सबको अपनी हथकड़ी दिखाते हुए कहती हैं कि देखो ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए यहाँ पे पीएम भी अरेस्ट हो सकता है। जिसके बाद इंदिरा गांधी को बेल मिल जाती है। 1979 में इंदिरा गांधी जनता दल के एक नेता चौधरी चरण सिंह को लालच देती हैं कि वो मोरारी जी देसाई जो उस टाइम पे पीएम थे उनकी पार्टी को छोड़ दें और कांग्रेस में आके मिल जाएं, जिसके बदले में वो मोरारी जी देसाई को इंडिया का अगला पीएम बना देंगी। मोरारी जी देसाई जिनके पास उस टाइम पे लोकसभा की केवल 60 सीटें थीं, वो ऐसा ही करते हैं, जनता दल को छोड़ के कांग्रेस में आ जाते हैं। जिसके बाद जनता दल की सरकार गिर जाती है। इंदिरा गांधी तुरंत और छोटी छोटी पार्टीज को लालच देके अपने साथ जोड़ लेती हैं और 1979 में केवल 2 साल के अंदर जनता दल की सरकार को गिरा के वापस से कांग्रेस की गवर्नमेंट बना लेती हैं और इंडिया के अगले पीएम बनते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह इंडिया के इकलौते ऐसे पीएम है जो इतनी कम सीटों पे देश का पीएम बन गया। लेकिन इंदिरा गांधी इस सरकार को भी ज्यादा दिन चलने नहीं देती। 27 जुलाई 1979 को ये गवर्नमेंट बनी थी। जनवरी 1980 को फिर से देश के अंदर इलेक्शन होते हैं और इस बार कांग्रेस को अकेले 353 सीट्स मिलती हैं और इंदिरा गांधी पूरे बहुमत के साथ इंडिया की फिर से पीएम बन जाती हैं। जिसके बाद वो पीएम रहती हैं तब तक जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी 1984 तक। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया की इमरजेंसी की, उस इंदिरा गांधी की जिसने एक टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ युद्ध किया, तब जब यूएस पूरे तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था
बेशक इमरजेंसी के दौरान उनने काफी सारे गलत ऑर्डर पास किए, लेकिन वो अकेली ऐसी पीएम है जिन्होंने देश के गरीबों पे नहीं बल्कि अमीरों पे टैक्स लगाया, वो भी 97% का। वेल, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।